डीबीएमएस के इंट्रोडक्शन के बाद हम अब ले रहे हैं एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की विशेषताएं वो देखते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहली विशेषता इजी टू यूज़। डीबीएमएस जो है वो उपयोग में काफ़ी इजी है। अब उपयोग में इजी कैसे है, इसका मतलब जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर हमारे डाटा को टेबल फॉर्म में हमें दिखाते हैं। उस टेबल फॉर्म में डाटा होने के कारण उसको एक्सेस करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि वो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। हमने आम जिंदगी में टेबल फॉर्म में रजिस्टर पर डाटा बहुत बार लिखा है, उस पर काम किया है, इसलिए सेम वैसा ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी डाटा को मैनेज किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पहला पॉइंट आ रहा है कि डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर की सुविधा विशेषता इजी टू यूज़, उसे यूज़ करना इजी है क्योंकि वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो इसको इजी क्यों है यूज़ करना, क्योंकि ड्यू टू व्यू इन टेबल फॉर्म, क्योंकि उसका व्यू टेबल फॉर्म फॉर्मेट में होता है। दूसरा, डीबीएमएस की दूसरी एडवांटेज इजी टू शेयर। इजी टू शेयर। पुराने समय में हमारे पास जो भी डाटा है, स्कूल के बच्चों की लिस्ट है या किसी शॉप के बिजनेस के प्रोडक्ट की लिस्ट है या कंपनी के एम्प्लॉय की लिस्ट है, तो उनके डाटा को अगर हमें किसी को देना पड़ता था या तो उसी जैसा एक और रजिस्टर बनवाया जाता था या उसकी फोटोकॉपी करवाई जाती थी, तब कोई दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता था या प्राप्त कर सकता था। या फिर ये होता था कि किसी को डाटा किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाना है तो उसके लिए जो ओरिजिनल कॉपी होती थी उसको देनी पड़ती और फिर उसको वो चेक कर सकता था। तो एट ए टाइम दो अलग अलग जगह पर डाटा, सेम डाटा प्रोवाइड नहीं करवा सकते थे पुराने समय में, कंप्यूटर की बात ना करें तो उसके लिए मैंने बताया अगर दो जगह या दो से ज़्यादा जगह डाटा, एक ही डाटा सेम आपको चाहिए तो या तो उसकी फ़ोटोकॉपी होगी या उस जैसे ही डाटा रजिस्टर क्रिएट किए जाएंगे। तो वो पॉसिबल तब है। लेकिन जब कंप्यूटर के अंदर डाटा बेस को क्रिएट किया जाने लगा तो उसका दूसरा विशेषता ये है इजी टू शेयर, कि एक ही डाटाबेस कई जगह पर काम में लिया जा सकता है। तो उसको एक बार डेफिनेशन में यहाँ देखें, यहाँ इसकी जो लाइन है, इजी टू शेयर कैसे है, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस डाटाबेस एट सेम टाइम। एक ही डाटाबेस को एक से ज़्यादा जगह पर कई व्यक्तियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि उसे शेयर किया जा सकता है। अब ये डाटा शेयर कैसे होता है वो आगे जैसे कॉन्सेप्ट देखेंगे उनमें पता लगेगा। लेकिन डाटा को मल्टीपल यूजर द्वारा शेयर करने की प्रक्रिया को डीबीएमएस के अंदर एक टर्म दी जाती है, कनकरेंट एक्सेस या कनकरेंटली यूज। तो इस चीज को इतना बड़ा ना लेके इसको शॉर्ट में कनकरेंट एक्सेस भी कहा जाता है, या कह लें इसकी डेफिनेशन यही है
multiple user can access a database at the same time is called concurrent access। और इसी चीज़ को मल्टीपल यूज़र द्वारा डाटाबेस को शेयर करना भी कहलाता है। और ये गुण किसका है? DBMS का। तो इसलिए लिखा है कि इजी टू शेयर। तो ये शेयर करना यहाँ बहुत आसान होता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ ये भी पता लगता है हमें कि एक ही डाटा को कई यूज़र द्वारा एक साथ एक्सेस करने का फीचर DBMS में है। तीसरा विशेषता, तीसरा गुण, तीसरी विशेषता, एडवांटेज, सिक्योरिटी। कंप्यूटराइज्ड डाटा जो होता है वो सिक्योर होता है। सिक्योर उसको कैसे किया जाता है? सिक्योरिटी फीचर देते हुए आपने डाटा एक्सेस किया है किस रूप में? आपने अपने बैंक के ATM कार्ड से अपने पैसे निकलवाए ATM मशीन द्वारा। तो आपका अगर कार्ड खो भी जाए तो भी क्या उससे पेमेंट निकलवाई जा सकती है? नहीं। जब तक कार्ड का पिन नंबर किसी को नहीं पता तब तक वो पेमेंट नहीं निकलवाई जाती उस कार्ड से। तो वहाँ डाटा क्या है? सिक्योर है। और उस सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, पिन की जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटराइज कहीं पर भी कोई डाटा है, वो किसी वेबसाइट पर हो सकता है डाटा, किसी एप्लीकेशन में हो सकता है डाटा। उस डाटा को कौन एक्सेस कर पाएगा? ऑथोराइज पर्सन। जो व्यक्ति वैलिड होगा, ऑथराइज होगा, केवल वही उसको एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि उसको अथॉरिटी दी गई होती है। अथॉरिटी किस तरह से? उसको यूज़र नेम दिया गया होगा या पासवर्ड दिया गया होगा जिसके माध्यम से वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो तीसरी एडवांटेज, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड दिए जाते हैं। और वो यूज़र नेम और पासवर्ड किनके पास होते हैं? ऑथोराइज यूज़र, अधिकृत व्यक्ति। जो व्यक्ति उसका अधिकार रखता है उसे ऑथोराइज यूज़र कहा जाता है। वो ही केवल डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने ATM का एग्जांपल दिया। आप मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐप इंस्टॉल करते हैं जिसमें आप अपना व्यक्तिगत डाटा ही देख सकते हो, क्योंकि आप उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो। चाहे वो ईमेल के रूप में हो, चाहे फेसबुक के रूप में हो, चाहे आपका कोई और डिजिटल ऐप हो, तो सब में सिक्योरिटी फीचर होता है। सब में आप अपना ही डाटा एक्सेस कर पाते हो, दूसरे का नहीं कर पाते। ATM मशीन में जितने कस्टमर उस बैंक के हैं उन सब का डाटा अवेलेबल होता है, लेकिन हम तो सिर्फ अपना ही डाटा एक्सेस कर पाते हैं। फेसबुक में लाखों करोड़ों लोगों का डाटा है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम अपना ही डाटा एक्सेस कर पाते हैं। या कह लें कि हमारा डाटा हमारे अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाता। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी फीचर है। किसके द्वारा? यूज़र नेम पासवर्ड के द्वारा। और हम जब अपने आईडी पर काम करते हैं तो हम ऑथराइज यूज़र होते हैं। तीसरा गुण जो है, विशेषता है, एडवांटेज है DBMS की, डाटा इंटीग्रिटी। आपके लिए ये शब्द नया होगा, इंटीग्रिटी। आपके लिए पहला कंकरेंट एक्सेस नया शब्द था। मल्टीपल पर्सन द्वारा एक ही डाटा एक ही समय पर एक्सेस किया जा रहा है, कंकरेंट एक्सेस कहा जाता है। आपके लिए ऑथोराइज, ये कॉमन शब्द है वैसे तो, ऑथोराइज यूज़र सिक्योरिटी फीचर के लिए। दूसरा कंकरेंट एक्सेस के बाद ये एक शब्द नया है, इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी एक लिमिटेशन होती है। अब लिमिटेशन समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, कंपटीशन लाइन का फॉर्म फिल करते हैं, तो जब फॉर्म फिल किए जाते हैं कुछ फॉर्म के अंदर एज लिमिट होती है
कि 30 ईयर से जिसकी एज अबव है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता, जिसकी एज 18 ईयर से कम है, बिलो है, वो फॉर्म फिल नहीं करता। तो जब फॉर्म फिल किया जा रहा होता है तो वहाँ पर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ डाली जाए और उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली वो 30 से अबव एज का पर्सन हो जाता है तो उसका वो फॉर्म फिल नहीं होता। ऑटोमेटिकली जब वो सबमिट किया जाता है तब वहाँ पर एक मैसेज शो किया जाता है जो बताता है कि आप उस एलिजिबिलिटी में नहीं आते, आप ओवर एज हो चुके या उस एज लिमिट से बाहर। तो वो जो लिमिटेशन होती है वो इंटीग्रिटी कहलाती है। उस फॉर्म के अंदर वो कंडीशन जो लगी है 18 से ज़्यादा 30 से कम एज होनी चाहिए, तो उस कंडीशन को, उस लिमिटेशन को डीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? इंटीग्रिटी कहा जाता है। समझ रहे हो? तो वो एक इंटीग्रिटी है। ऐसे इंटीग्रिटी और भी होती हैं। आज के टाइम बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिन पर हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो कोई चीज़ खरीदने के लिए पहले क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। तो रजिस्ट्रेशन की टेबल अलग है और सेल परचेज की टेबल अलग है। तो सेल परचेज की टेबल तभी काम करेगी जब रजिस्ट्रेशन आपकी एंट्री हो चुकी होगी। तो वो भी एक इंटीग्रिटी होती है कि फर्स्ट टेबल में डेटा अवेलेबल होगा तभी सेकंड टेबल में एंट्री हो सकती है। तो वो भी एक इंटीग्रिटी है, तो उसको अलग नाम दिया गया। ऐसे रिकॉर्ड में भी अलग अलग लिमिटेशन, कंडीशन लगाई जा सकती हैं। तो ये जो लिमिटेशन या कह लो कंडीशन हैं, ये डाटा की एक्यूरेसी के लिए लगाई जाती हैं कि डाटा गलत ना इनपुट हो जाए, ऐसा डाटा इनपुट ना हो जाए कल को नुकसान हो। तो उसके लिए कुछ कंडीशन लगा दी जाती है, उन कंडीशन को इंटीग्रिटी कहा जाता है। एक एग्जांपल और ध्यान में आया कि भाई आपका स्कूल या कॉलेज के एडमिशन रजिस्टर में जब तक एंट्री नहीं है तो क्या कॉलेज की लाइब्रेरी से आपको बुक इशू हो जाएंगी? आपको कॉलेज या स्कूल की लाइब्रेरी से बुक तब इशू होंगी जब आपकी एंट्री एडमिशन रजिस्टर में होगी। अगर एडमिशन रजिस्टर में एंट्री नहीं है तो दूसरे कॉलेज लाइब्रेरी रजिस्टर में आपकी एंट्री नहीं होगी। ये भी एक इंटीग्रिटी का पार्ट है। तो अब मैं डेफिनेशन पर आता हूँ, आपको समझ आएगी। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा मतलब टेबल की वैल्यूज हैं, उस पर कुछ कंडीशन, लिमिटेशन है जो डाटा को सेफ रखने के लिए, डाटा यूजफुल एक्सेस करने के लिए हो तो उसके लिए लगाई जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन, सर्टेन लिमिटेशन, कुछ निश्चित लिमिटेशन या जिसे कंडीशन कह सकते हैं, ऑन द वैल्यू स्टोर्ड इन टेबल, जो कि कंडीशन कहाँ लगी हो? वैल्यू पर लगी हो, जो टेबल में है, वो क्या कहलाती है? इंटीग्रिटी कहलाती है। कंडीशन वैल्यू पर लगी है। मैंने एज का एग्जांपल दिया, जिनकी एज 18 से कम है फॉर्म नहीं फिल होगा, एज 30 से ज़्यादा है फॉर्म नहीं फिल होगा। मैंने कहा आपको लाइब्रेरी से बुक इशू तब तक नहीं होंगी जब एडमिशन रजिस्टर में आपकी एंट्री नहीं होगी। तो ये जो कंडीशंस हैं वैल्यूज़ पर लगती हैं, और वैल्यू कहाँ? टेबल पर होंगी। तो इन कंडीशन को इंटीग्रिटी कहते हैं। 3 तरह की इंटीग्रिटी हमारे पास अवेलेबल होती है। हम आगे इसको अलग टॉपिक में लेके चलेंगे। तो पहली इंटीग्रिटी को एंटिटी इंटीग्रिटी कहते हैं। दूसरी इंटीग्रिटी का जो टाइप है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, और तीसरा डोमेन इंटीग्रिटी है। थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं इसको सही नहीं कर रहा। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, ये एंटिटी इंटीग्रिटी है, और ये डोमेन। ये तीनों के प्रकार हम आगे
अलग से ये टॉपिक आएगा तो वहाँ देखें। अभी सिर्फ इतना देखना है, डाटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इज ए कंडीशन और अप्लाई किस पर होती है, वैल्यू जो टेबल में होती है तो इंटीग्रिटी। और वैसे बेसिक क्या ध्यान रखना है, इंटीग्रिटी 3 प्रकार की होती है। आगे आता है जो डीबीएमएस की एडवांटेज विशेषता और कौन सी है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब क्या है, हिंदी में तो उसको केंद्रीय कंट्रोल कह देंगे। तो सेंटर का मतलब केंद्र पॉइंट होता है जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अभी इसको चीज को देखते हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे। डीबीएमएस में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की एडवांटेज है, विशेषता है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूं। डाटाबेस स्टोर्ड इन वन लोकेशन, डाटाबेस स्टोर्ड इन वन लोकेशन, जिसमें डाटाबेस का मतलब टेबल्स हैं, वो सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल भी हो सकती हैं, वो एक लोकेशन पर सेव होती हैं, स्टोर होती हैं। उस लोकेशन को क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। दैट कैन एक्सेस बाय एनी अदर ऑथोराइज यूजर, जो डाटाबेस होता है सर्वर पर उसको बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यूजर एक्सेस कर सकते हैं एट एनी लोकेशन, दुनिया में कहीं पर भी, या कह लो एक पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर भी। और जिस लोकेशन पर वो एक्सेस करते हैं उस लोकेशन को क्या कहते हैं, क्लाइंट कहा जाता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डाटा का एक्सेस कंट्रोलिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में क्या होता है, हमारा डाटा जो होता है वो एक जगह पर स्टोर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, सर्वर कहा जाता है। होता वो भी एक सिस्टम ही है, कंप्यूटर ही है, लेकिन वो मेन फ्रेम या मिनी कैटेगरी का कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहा जाता है। एक जगह पर डाटा होता है, उस डाटा को अलग अलग जगह से एक्सेस किया जाता है, या कह लो एक से ज़्यादा जगह पर भी एक्सेस किया जा सकता है। जिस जगह पर उस डाटा को एक्सेस किया जाता है उस जगह को होते हैं, वो भी क्या होते हैं, कंप्यूटर ही होते हैं। जहां डाटा एक्सेस होता है वो भी क्या होते हैं, कंप्यूटर पर ही डाटा एक्सेस होता है, लेकिन वो कहीं पर भी डाटा एक्सेस किया जाता है। तो ये जो होते हैं जहां से डाटा एक्सेस किया जाता है उन्हें क्लाइंट कहा जाता है। ये सर्वर है मेन हिस्सा जहां सारा कुछ स्टोर है, और उस स्टोर डाटा को एक्सेस कहीं से भी किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। ये जो मेथड है, ये जो प्रक्रिया है, इसे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कहा जाता है। अभी मैं आता हूं आगे। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब, जैसे बैंक है, आप सबका या हमारा बैंक अकाउंट होता है, एक ही बैंक में जाके हम अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। जब हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमसे सारी डिटेल मांगी जाती है और हम उस बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं। तो उस बैंक के सर्वर पर हमारी पूरी डिटेल पड़ी है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, किस ब्रांच का है, कब पहली रकम मैंने जमा करवाई, कब पैसे निकलवाए, वो एक कंप्यूटर पर सेव है जिसे सर्वर कहते हैं। मैंने बैंक अकाउंट बनवाने के बाद एटीएम भी ले लिया। आज मैं गंगानगर बैठा हूं तो एसजीएनआर में मैंने एटीएम मशीन से पैसे निकलवा लिए अपने अकाउंट से। तो डाटा तो पता नहीं कहां पर पड़ा था, और मैं गंगानगर में पता नहीं कौन से एटीएम से उस डाटा को एक्सेस कर रहा हूं। कुछ दिन बाद मैं जयपुर चला गया
तो जयपुर में भी एटीएम के द्वारा मैंने अपने अकाउंट से कुछ पैसे और निकाल लिए। लोकेशन बदली, कंप्यूटर बदला, लेकिन जो डाटा एक्सेस हो रहा था वो उस एटीएम से नहीं, वो तो एटीएम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो डाटा तो उसी सर्वर से उठाया जा रहा था और क्लाइंट तक पहुंचाया जा रहा था। जब मैं जयपुर गया तब वो रिक्वेस्ट यहाँ जयपुर से उस सर्वर पर गई और सर्वर से ही वो रिक्वेस्ट उस जयपुर वाले एटीएम मशीन से मुझे पैसे मिल गए। तो ये कहता है कि डाटाबेस स्टोर्ड इन वन लोकेशन, जो बैंक का सर्वर होगा वहाँ स्टोर होता है और उसको एक्सेस किया जाता है एनी अदर ऑथराइज यूज़र, किसी भी ऑथराइज, मैं एक ऑथराइज यूज़र था, अपने अकाउंट के लिए ऑथराइज हूँ, दूसरों के अकाउंट के लिए नहीं, और किसी भी लोकेशन पर मैं जाके वो पेमेंट निकलवा सकता हूँ। तो ये सेंट्रलाइज कंट्रोल हो रहा है। जब मैंने गंगानगर से पेमेंट निकलवाई तो मेरे खाते में 5,000 है, 500 निकलवा लिए तो 4500 रह गए। मैं कुछ दिन बाद जयपुर गया तो वहाँ जाके 1000 रुपये निकलवा लिया। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 5,000 ही मेरे खाते में रहेंगे, नहीं, 4500 लास्ट ट्रांजेक्शन थी, तो 4500 में से 1000 कम हुआ तो 3500 रुपये मेरे अकाउंट में रहेंगे। वो सर्वर पर एंट्री होती है, वो सर्वर पर कंट्रोलिंग होती है, अलग अलग कंप्यूटर पर नहीं होती। ये कुछ छोटा सा एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में लिया है, डाउट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ हम पूरे टॉपिक की डिटेल नहीं कर रहे, एक बार टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे सीखते हुए चल रहे हैं। तो क्लाइंट ये है और ये सर्वर है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कहा जाता है। मैंने एक बैंक का एग्जांपल लिया है, ऐसे कई एग्जांपल हैं जो लिए जा सकते हैं। हो सकता है आप कोई बुक रीड कर रहे हो उसमें और एग्जांपल भी लिया हो सकता है, जरूरी नहीं यही एग्जांपल हर जगह आपको मिल जाए। तो ये हमने 5 पॉइंट देखे हैं किसके? एडवांटेज ऑफ DBMS। अगला जो टॉपिक हम ले रहे हैं इसमें, सॉरी अगला टॉपिक नहीं, आगे की एडवांटेज तो लेते हैं। इसी तरह अगली एडवांटेज डाटा इंडिपेंडेंसी या डाटा इंडिपेंडेंस। तो शब्द से तो इंडिपेंडेंट का मतलब जो स्वतंत्र है, उसे डाटा इंडिपेंडेंसी स्वतंत्र शब्द से है, लेकिन ये है क्या इंडिपेंडेंसी? स्वतंत्र डाटा कैसे है? तो इसको समझने के लिए वही बात है, फिर आगे कुछ टॉपिक आएंगे, क्लियर वही होगा, लेकिन आज हम पॉइंट लेके चल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो जस्ट डेफिनेशन बेसिक जो है, टर्मिनोलॉजी है, वो आपको देखनी है। तो ये चैप्टर पूरा है वैसे इसका, तो हम आगे पूरी डिटेल, लेकिन आप समझने की कोशिश करना डाटा इंडिपेंडेंसी क्या है, एडवांटेज है DBMS की। अब ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या किसी सॉफ्टवेयर पे काम किया जा रहा है तो उसके 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल, एक तो जो यूजर को दिखाई देती है चीज, एटीएम मशीन पर गए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपने कार्ड स्वाइप किया, वो आपसे एंड नंबर मांगता है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और फिर आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो उस स्क्रीन पर जो आपको चीज दिखाई दे रही है वो यूजर के लिए एक व्यू होता है, वो एक स्क्रीन होती है, व्यू होता है। और आप अगर कंप्यूटर लाइन से हो, आपने BCMSC की है या सुनी है, जो डेवलपमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं उनको पता है स्क्रीन पर कोई भी व्यू जो आता है, लेआउट आता है, वो डायरेक्ट नहीं आता, उसके लिए कुछ ना कुछ कोड लगाने पड़ते हैं, जिसे कॉन्सेप्चुअल लेवल कहा जाता है या लॉजिकल लेवल कहा जाता है। जो आम इंसान को स्क्रीन, मॉनिटर, कंप्यूटर पर दिखाई देता है वो व्यू होता है, लेवल।
लेकिन उस व्यू को बनाने के लिए लॉजिक्स लगाए जाते हैं, कोड लिखे जाते हैं, वो लॉजिकल लेवल होता है। और जब कोड लिखे जाते हैं तो यूजर के द्वारा कुछ वैल्यू एंटर की जाती हैं, कुछ सिस्टम से, सर्वर से वैल्यू ली जाती हैं। जब वो डाटा काम कर रहा होता है तो वो डाटा स्टोर होता है कहाँ? फिजिकल हार्ड डिस्क में, मेमोरी में। तो उसका तीसरा लेवल होता है। तो एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम, एक डाटाबेस के लेवल कितने होते हैं? 3 लेवल होते हैं। उन 3 लेवल के यहाँ मैंने नाम मेंशन किए, व्यू, लॉजिक, फिजिकल, और भी इसके नाम आते हैं, लेकिन जब इसका टॉपिक करेंगे तब है। तो यहाँ पर कह रहा है डाटा इंडिपेंडेंसी, इट मीन ये जो लेवल है पहला, फिर दूसरा, और फिर ये तीसरा लेवल, मैं इनको क्रॉस लगा के ये दिखा रहा हूं कि ये लेवल सेपरेट है। डीबीएमएस की जो स्ट्रक्चर है, डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे लिए, यूजर के लिए, डेवलपर के लिए? डाटा इंडिपेंडेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये उसकी विशेषता है, जिससे डेवलपर को सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करने पड़ते हैं या सॉफ्टवेयर को इधर उधर लेके जाना पड़ता है, तो उसको हार्डवेयर या व्यू लेवल पर या लॉजिकल लेवल पर सब जगह एक साथ चेंजेस नहीं करने की जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं करने की जरूरत पड़ती? क्योंकि डीबीएमएस की एक गुण है, विशेषता है, डाटा इंडिपेंडेंसी। उसके कारण ही डेवलपर को एक लेवल पर चेंज करने पर उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली दूसरे लेवल पर पड़ जाता है। डेवलपर को अलग से सेपरेट कोई काम नहीं करने पड़ते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं? डाटा इंडिपेंडेंसी कहते हैं। मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा तब आपको थोड़ा और समझ आएगा। जब हम ये टॉपिक करेंगे जो है लेवल ऑफ डीबीएमएस या आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, तो आपको और चीज फिर क्लियर आएगी और ये डायग्राम फिर आपको याद आएगा, हमने पहले भी देखा है। तो डेफिनेशन में क्या कहता है इसकी डाटा इंडिपेंडेंसी की? द एबिलिटी टू मॉडिफाई ए स्कीमा, कहता है एबिलिटी टू मॉडिफाई ए स्कीमा। स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर। स्कीमा का यहां मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, संरचना। कोई हिंदी वाला बैठा है मेरे जैसा तो संरचना, आकार। तो कहता है मॉडिफिकेशन, एडिटिंग, संरचना में अगर करने की जरूरत पड़ती है एक लेवल पर, इन वन लेवल, तो उसका प्रभाव दूसरे लेवल पर नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको दूसरे लेवल पर कोई नुकसान नहीं होगा, आपको उस पर अलग से चेंजेस करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो उस गुण को क्या कहते हैं? डाटा इंडिपेंडेंसी। अब मैं पूरी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। द एबिलिटी टू मॉडिफाई ए स्कीमा, संरचना में मॉडिफिकेशन, इन वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीमा डेफिनेशन इन नेक्स्ट हायर लेवल। अगर यहां कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा लॉजिकल लेवल पर, तो उसको चेंजेस यहां पर आपको सेपरेट नहीं करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर फिजिकल लेवल पर कोई चेंजेस किए जा रहे हैं तो उसके ऊपर वाले लेवल उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको अलग से उन पर काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर इस प्रोसेस को या इस को क्या कहते हैं? डाटा इंडिपेंडेंसी कहते हैं, जो हमें डीबीएमएस के माध्यम से प्रोवाइड होती है। ये डेवलपर के लिए बेनिफिशियरी है। ओके, तो एबिलिटी टू मॉडिफाई ए स्कीमा वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीमा डेफिनेशन नेक्स्ट हायर लेवल, उससे ऊपर वाले लेवल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं मतलब उस पर उसको अलग से कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये डाटा इंडिपेंडेंसी जो कहां पर मिलती है? डीबीएमएस के अंदर अवेलेबल है।
अगला जो हमारे पास एडवांटेज है, डाटा रेडुडेंसी एंड इंटीग्रिटी, ये अगली एडवांटेज आ जाती है। तो इसको देखते हैं अब। आगे देखें, डाटा रेडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी दो चीजें हैं। पहले आता है रेडंडेंसी, डाटा की रेडंडेंसी यानी कि डाटा का फालतूपन। जो डाटा एक बार हमने इनपुट कर लिया, वही डाटा बार बार अगर इनपुट किया जा रहा है तो वो डाटा वेस्टेज है, वो डाटा एक तरह से एक्स्ट्रा डाटा है। तो उस चीज को रेडुडेंसी कहते हैं। तो इसको अगर देखें तो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन कह लो या डुप्लीकेट डाटा कह लो, ठीक है ना, या डुप्लीकेट वैल्यू कह लो, तो वो क्या कहलाती है, डाटा रेडुडेंसी कहलाती है। डुप्लीकेट कह लो या रिपीट कह लो। रिपीट इंफॉर्मेशन भी जो है क्या कहलाएगा, डाटा रेडुडेंसी कहलाती है। समझना जरा। और दूसरा चीज जो हमारे पास आ रही है, इनकंसिस्टेंसी। पहले तो इन टर्म्स को आपको ध्यान रखना है कि डाटा रेडुडेंसी क्या होती है, जब कोई एक चीज बार बार आती है तो उसे रेडुडेंसी कहा जाता है डीबीएमएस के अंदर। तो आपको ये टर्म याद रखनी है। इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, जब एक ही चीज बार बार आ रही है, डुप्लीकेट रिपीट हो रही है, तो वो चीज मान लें एक ही चीज 5 जगह पड़ी है, 5 रजिस्टर में एंट्री की हुई है उसकी। ओके, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। इनकंसिस्टेंसी क्या होती है कि भी कोई वैल्यू आपके एडमिशन टाइम में एडमिशन रजिस्टर में आपके घर का एड्रेस लिखा गया, ओके, तो वहां एंट्री होगी। आप थोड़े दिन बाद उसी स्कूल या कॉलेज की कैंटीन में गए तो वहां पर कैंटीन के रजिस्टर में भी आपका एड्रेस लिख लिया गया या फोन नंबर लिख लिया गया, ठीक है, 2 जगह हो गया। ऐसे आप किसी टीम के अंदर, उस कॉलेज की कोई टीम थी उसमें पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ उस टीम के अंदर भी आपका नाम दिखा गया जिसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी गई, आपसे पूरा फार्म भरवाया गया, उस रजिस्टर में पूरी एंट्री की गई, तो वहाँ पे भी एड्रेस आ गया। तो आपका एड्रेस तो घर का एक ही है, लेकिन उसकी एंट्री तो 3-4 जगह होगी। 3-4 जगह होना एक ही चीज़ की एंट्री रजिस्टर पर, तो वो क्या कहलाती है, रेडुडेंसी कहलाती है, डुप्लीकेसी कहलाती है, रिपीटेशन कहलाती है। अब इससे समस्या क्या आएगी, मान लो आपका फ़ोन नंबर या आपका एड्रेस, आपने घर चेंज कर लिया, कहीं दूसरी जगह पर मकान ले लिया, घर ले लिया, तो आपका नया एड्रेस आ गया। तो नया एड्रेस आने के कारण आपका एड्रेस जहां जहां स्टोर था तो वहां वहां आपको वो सब जगह चेंज करवाना पड़ेगा। कैंटीन वाले रजिस्टर में अलग, एडमिशन वाले रजिस्टर में अलग, जो कोई टीम बनाई गई थी उस रजिस्टर में अलग, लाइब्रेरी के रजिस्टर में अलग, तो आपको हर जगह वो चेंज करवाना था। आपने क्या किया, कैंटीन, लाइब्रेरी और टीम वाले रजिस्टर में तो आपने होम एड्रेस तो चेंज कर दिया, लेकिन एडमिशन वाले में आपने चेंज नहीं किया या करवा नहीं पाए आपके घर का एड्रेस चेंज। तो हो गया क्या कि कुछ महीनों बाद अगर कॉलेज वालों ने आपको कोई नोटिस भेजना है या आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपसे लेनी जरूरी थी या कुछ भी था, तो वो आपके पुराने एड्रेस पर पहुंच गई, जिससे आपको पता नहीं लगा, और आपको उस चीज़ का पता ना लगने के कारण क्या नुकसान हुआ, आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन कि एक ही डाटा अलग अलग रजिस्टर पर है, उस पर आना, वो एग्जाम्पल पर ज़्यादा दूर मत चले जाना।
ऐसी सिचुएशन कि आपका डाटा एक ही डाटा एड्रेस कई रजिस्टर में एंटर किया हुआ है, उसे डाटा रिडंडेंसी कहते हैं। और बाद में उस डाटा में चेंजेस करना है तो हर जगह जाके आपको सेपरेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उन 10 या 5 जगह में से, लोकेशन में से किसी एक या 2 जगह पर वो डाटा अपडेट करना रह गया, उस पर चेंजेस करना रह गया, तो उस सिचुएशन में मैंने बताया जैसे वो आपके जो है एडमिशन कैंसिल हो सकता है या आप फेल हो सकते हो, तो वैसी सिचुएशन हो जाएगी जब एडमिशन रजिस्टर में आपकी एंट्री गलत होगी, तो आगे चल के उसका नुकसान होता है। तो इस तरह की समस्या को क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू रेडंडेंसी या कह लो रिपीटेशन। कोई चीज बार बार आने के कारण, इफ चेंज आर नॉट डन एट ऑल प्लेसेस, जो चेंज है सभी जगह पर नहीं हो पाया, तो एक समस्या आएगी, एक समस्या अक्कर होगी, कॉज आएगा। उस समस्या क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंसी कहलाएगी। इस समस्या का नाम क्या होगा? इनकंसिस्टेंसी। ओके, पहले तो प्रॉब्लम्स के बारे में हमने देखा, रिपीटेशन, इनकंसिस्टेंसी। अब ये क्या है कि डीबीएमएस का जो एडवांटेज है वो क्या है कि आपके डाटाबेस में जो रिपीटेशन है, रेडंडेंसी है, उसको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। तो यहाँ आप रिमूव डाटा रेडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये डीबीएमएस ऑटोमेटिकली इसको रिमूव करता है। हमें कुछ फील्ड सेपरेट डिसाइड करने पड़ते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो रेडंडेंसी को रिमूव किया जाता है इसके अंदर डीबीएमएस में। हमें कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी एंट्री एक ही जगह करनी पड़ेगी, अलग अलग टेबल में, अलग अलग रजिस्टर में वो एंट्री बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ये बेनिफिट है, ये एडवांटेज है डीबीएमएस की। तो यहाँ एडवांटेज ये अब देखें, पहले तो मैंने डाटा रेडंडेंसी अकेला लिखा था, रेडंडेंसी होती क्या है उसको समझाना। अब ये कह रहा हूँ डीबीएमएस की एडवांटेज क्या है? वो रिमूव करता है डाटा रेडंडेंसी, रिपीटेशन को रिमूव करता है। और दूसरा कि वो इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को भी रिमूव करता है। जब डाटा डुप्लीकेट होगा ही नहीं, जब 5 रजिस्टर में अलग अलग डाटा ना लिख के एक ही रजिस्टर में आपके एड्रेस या फ़ोन नंबर की एंट्री होगी और वहीं से सब जगह पर एक्सेस किया जा पाएगा, तो इनकंसिस्टेंसी हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ एडवांटेज है कि इनकंसिस्टेंसी को रिमूव किया गया। किसको रिमूव करते हुए? रेडंडेंसी को रिमूव करते हुए उसे खत्म कर दिया गया। ओके, तो ये भी हमारे पास एडवांटेज है। इससे पहले हमने इंडिपेंडेंस देखी, और ये मैं फिर कह रहा हूँ आगे टॉपिक आएंगे, चैप्टर आएंगे, तो ये पूरे बड़े टॉपिक, बड़े पार्ट होंगे उनके, तो उनके आगे भी कई सारी चीज़ों हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। अभी आपको साथ इन चीज़ों को छोटे छोटे समझना है। नेक्स्ट एडवांटेज हम ले रहे हैं नेक्स्ट जो एडवांटेज ले रहे हैं वो है बैकअप एंड रिकवरी। नेक्स्ट जो एडवांटेज हमारी है बैकअप एंड रिकवरी। तो दो शब्द आते हैं, बैकअप और रिकवरी अलग अलग हैं। आज के समय आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप सब जो हैं एक तरह से डिवाइस फ्रेंडली हैं। तो आप सबको पता है कि भाई हमारे पास जो कंप्यूटर है या मोबाइल है उसमें हमारा बहुत सारा डाटा पड़ा है।
मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर्स पड़े हैं, मोबाइल में ऐसे हमने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, या मोबाइल में हमारे बहुत सारी PDF हैं जो कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन या स्टडी के बिहाफ पर नोट्स हैं, तो वो चीज़ें इन फ्यूचर भी हमारे काम आती हैं। तो वो चीज़ें इन फ्यूचर जो काम आने वाली हमारे मोबाइल में हैं या कंप्यूटर में हैं, जिसको डेली यूज़ रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है हमारा मोबाइल चलते चलते बंद हो जाए, हो सकता है हमारा मोबाइल या लैपटॉप चोरी हो जाए, या हो सकता है कि मोबाइल टूट जाए, लैपटॉप या कंप्यूटर टूट जाए, जिसके कारण हमारा जो डाटा था, चाहे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, चाहे वीडियो है, ऑडियो है, स्क्रीनशॉट है, इमेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमें वापस ना मिले। तो ऐसा हमें हमेशा डर रहता है। तो इस तरह का अगर डाटा इम्पोर्टेंट है तो हम पहले सतर्क रहते हैं, तो हम जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको सेव करके रख लेते हैं किसी दूसरी जगह पर। वो दूसरी जगह है हम पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क दूसरे कंप्यूटर में, या अगर हमारे पास PDF, इमेजेस या हमारे डॉक्यूमेंट्स है अपने ईमेल पर सेव करके रख ले सकते हैं, या आज के समय क्लाउड बेस्ड स्टोरेज फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होती है इंटरनेट के माध्यम से, वहाँ हम स्टोरेज कर सकते हैं, जैसे वन ड्राइव हो गया, ठीक है ना, गूगल ड्राइव हो गया हमारे पास। तो ये जो हैं हमारे डाटा के लॉस होने के बाद वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम पहले से ही इस डाटा को कहीं ना कहीं सेव कर लेते हैं जो ज़रूरी होता है। जब हम अपने इंपॉर्टेंट डाटा को कहीं दूसरी जगह पर सेव करते हैं, दूसरी जगह पर सेव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बैकअप कहलाती है, ताकि भविष्य में अगर हमारी प्राइमरी जो डिवाइस है, जो डेली रूटीन में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब हो जाए तो भी हमें कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल से मिल जाए, या हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा पड़ा है उसको अलग पेन ड्राइव में, CD में, कंप्यूटर में या क्लाउड स्टोरेज पर डाल के रख लेते हैं। अगर मोबाइल ख़राब हो गया तो दूसरा नया मोबाइल लाएंगे तो इन दूसरे माध्यम से, पेन ड्राइव से, कंप्यूटर से, क्लाउड स्टोरेज से हम ये वापस डाटा ले सकेंगे। तो ये जो डाटा जो फ्यूचर यूज़ के लिए आपको चाहिए उसको कहीं अलग से रखना, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बैकअप कहा जाता है। और रिकवरी दूसरा इसका ऑपोजिट है कि भाई हाँ, वही जो इसका डर था, हमारी डिवाइस, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल ख़राब हो गया, चोरी हो गया, तो हमें दूसरी डिवाइस लेनी पड़ी, या हमने अपने फ़ोन को रीसेट करवाया, या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फॉर्मेट करवा के दोबारा उसमें विंडो करवाई, तो हम प्रीवियस डाटा को, पुराने डाटा को वापस जहाँ स्टोर किया था वहाँ से वापस ले सकें। तो उस वापस डाटा को लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिकवरी करना कहलाती है। तो डाटा का बैकअप लेना और उसको वापस प्राप्त करना रिकवरी कहलाता है। मैंने जो एग्जांपल दिए वो रियल लाइफ में आपकी आम जिंदगी से रिलेटेड है, उसमें DBMS को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन DBMS एक ऐसा हमारे पास, हमारे डेवलपमेंट के अंदर, हमारे डाटा के अंदर ज़रूरी चीज़ होती है, जिसको जो आप मोबाइल में फ़ोटोएं, वीडियोस या और चीज़ें सेव करके रखते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, उससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये डाटा टेबल फॉर्म वाला, DBMS वाला किन के लिए इम्पोर्टेंट होता है? बैंक वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, बिजनेस वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाखों करोड़ों लोगों का अरबों खरबों रुपया आंकड़ों के रूप में कंप्यूटर में है बैंक वालों के पास। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके हजारों कस्टमर हैं, जिनकी डिटेल के बिहाफ पर कंपनियां चल रही हैं, तो उनकी डिटेल ही कस्टमर की उन कंपनियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये सारा डाटा DBMS के रूप में स्टोर होता है, तो DBMS के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें दो विशेषताएं दी गई हैं, बैकअप लेना
और रिकवरी करना, ये दोनों ही फैसिलिटी DBMS के सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती हैं और उनके बैकअप या रिकवरी के प्रोसेस अलग अलग होते हैं। तो वो जानकारी देने के लिए यहाँ पर बताया गया कि एडवांटेज ऑफ DBMS क्या है। एक तो बैकअप है, एक रिकवरी है। पहले बैकअप क्या होता है, इज ए कॉपी ऑफ होल सिस्टम डाटा कैन बी मेड टू स्टोर इन द सेफ प्लेस, जिसे किसी दूसरी जगह पर सेफ लोकेशन पर हम स्टोर कर सकते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैकअप कहा जाता है। रिकवरी क्या होती है, वही बात, DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड क्या करवाता है, रिकवरी। जब बैकअप लिया होगा तभी रिकवरी होगी। तो रिकवरी क्या होगी, ऑफ डाटा, किसकी रिकवरी, डाटा की रिकवरी। कब ली जाएगी, आफ्टर ए फेल्ड ट्रांजैक्शन और सिस्टम क्रैश। जब आपका कंप्यूटर, आपकी मशीन, आपका सर्वर, आपका क्लाइंट, बेसिकली सर्वर की बात होती है, वो सर्वर यानी कि कंप्यूटर ही होता है, सिस्टम ही होता है, अगर वो खराब हो गया तब वो रिकवरी की जाती है, उसका बैकअप कहीं और लिया हो तो। या क्या होता है, इसमें एक शब्द आया ट्रांजैक्शन, कि भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो भी रिकवर किया जाता है। ट्रांजैक्शन कैसे फेल हो जाती है, बहुत बार आपने सुना है, देखा है, आपके साथ हुआ भी हो सकता है, लेकिन फैमिली मेंबर में या फ्रेंड सर्कल में हुआ होगा। अब एटीएम में गए, एटीएम में कार्ड स्वाइप किया, आपने ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड स्वाइप किया, उसने पैसे पूछे कितने निकालने, आपने उतनी अमाउंट दे दी, आगे पिन भी दे दिया, आगे भी चल पड़े। लेकिन जैसे ही मशीन पैसे वो जो नोट काउंट करके ऊपर ट्रे में ला के हमें देने वाली थी, उसके 10 सेकंड पहले या 5 सेकंड पहले ही उस एटीएम मशीन की पावर सप्लाई कट होगी और वो मशीन वहीं की वहीं बंद होगी और आपका मैसेज भी मोबाइल पर आ गया कि भाई आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन आपके पास वो पैसे नहीं पहुंचे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन फेल होती है। ये क्या होती है, एक ट्रांजैक्शन फेल होती है। जब ये ट्रांजैक्शन फेल होती है तो कुछ समय बाद, 24 घंटे 7 दिन के बाद उसको रिकवर किया जाता है और आपके खाते में वो पैसे जो आपके कैश नहीं मिले थे, अकाउंट से कटने का मैसेज जरूर आया था, वो वापस रिकवर करके आपको दे दिया जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन शब्द उसके लिए आता है। और वैसे सिस्टम क्रैश हो जाए तो आप बैकअप का रिकवरी ले सकते हैं। तो ये गुण 8वां हमारे पास, बैकअप और रिकवरी फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, DBMS करता है, इसलिए ये उसकी क्या कहलाती है, एडवांटेज कहलाती है। तो टॉपिक के बिहाफ पर मैंने आपको 8 एडवांटेज दिखाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यही एडवांटेज है। ये तो हर बुक को आप ओपन करोगे ना तो बुक में कई एडवांटेज अलग दिखाई होंगी, किसी के इन्हीं चीज़ को नाम अलग से बताया होगा। तो जो जो हम पढ़ते जाएंगे, जो जो सीखते जाएंगे, वो सारी एडवांटेज यही हैं। और इसके बाद का टॉपिक आएगा डिसएडवांटेज। एक्चुअली डिसएडवांटेज वो है नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की एडवांटेज को भी डिसएडवांटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहें कोई आदमी की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो ये काफ़ी लंबा आदमी है तो एडवांटेज है, गुण है उसका, लेकिन उसकी कमियां भी निकालना शुरू कर दे तो काफ़ी कमियां भी निकल आती हैं कि यार इतनी लंबी लंबाई है, तो ये इसका एक नुकसान भी है इसका, आप समझ सकते हो। और अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो वो कहते हैं भाई हाँ हेल्दी है तो ठीक है, तो एडवांटेज है, और उसकी जो है डिसएडवांटेज भी काउंट की जाए। उसी तरह से मैं आगे का टॉपिक डिसएडवांटेज करवाऊंगा। तो यही चीज़ें जो हमने की है ना, इनमें से कुछ चीज़ों को एज ए डिसएडवांटेज भी उससे रिलेटेड चीज़ों को लिया जाएगा। तो वो डिसएडवांटेज इतनी नहीं है, लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंगली या वैसे देखना पड़ेगा। जैसे साइकिल लें तो सस्ती आ जाती है, बाइक लें थोड़ी महंगी आती है, कार लें और महंगी आ जाती है। तो कार की डिसएडवांटेज क्या है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। कार की डिसएडवांटेज क्या है, मेंटेनेंस ज़्यादा है। और अगर एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारी एडवांटेज है। बाइक की एडवांटेज वही, कॉस्ट साइकिल से तो ज़्यादा है, डिसएडवांटेज है, कार से कम है, एडवांटेज में गिनी गई।
अगर एडवांटेज की बात करें तो साइकिल पर कहीं दूसरी जगह पहुंचना हो तो समय ज़्यादा लगता है और बाइक पर कम लगता है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ इस तरह से ही हैं। तो अगले जो टॉपिक करेंगे हम एज ए डिसएडवांटेज ही लेके चलेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि वो डिसएडवांटेज मतलब इग्नोरेबल भी हो सकती हैं। वो चलो आगे टॉपिक करेंगे तब देखते हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट की होंगी।